नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ई एजेंडा, जिसके जरिए हम तकनीक के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत पहुंचा रहे हैं तमाम मंत्रियों की आप तक। तो अब प्रकट होने की बारी है, चूंकि मैं एक अलग जगह, प्रकाश जी एक अलग जगह, और अब दोनों लेकिन एक ही स्टूडियो में एक साथ प्रकट होते हुए। बहुत स्वागत है आपका प्रकाश जावड़ेकर जी। जिस तरीके से एक साल आपका पूरा हुआ है अभी इतनी सारी चुनौतियों से होते हुए, इस समय चुनौतियां याद आ रही हैं या उपलब्धियां याद आ रही हैं? काम लगातार मोदी सरकार करती है। पिछले 6 साल काम का रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ये भी सच है कि आज पिछले 4 महीनों से कोविड का संकट दुनिया भर में है और इसलिए लोग कोविड की चर्चा पहले करेंगे और स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोविड के संकट को भांपने में शायद मोदी जी दुनिया के नेताओं में से पहले थे। यानी 30 जनवरी को भारत का पहला पेशेंट आ गया, लेकिन उसके पहले 1 महीना लगातार वो हमें कैबिनेट के बाद भी बताते थे कि ये संकट गहरा है, ये सब जगह फैल सकता है और इसका संकट का चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिर जब आया तब हमारे देश की तैयारी लगभग कुछ नहीं थी। एक प्रयोगशाला थी जहां टेस्टिंग होती थी, आज 300 से ज़्यादा है। एक हॉस्पिटल नहीं था, स्वाभाविक है, आज 800 हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं। एक भी पीपी मास्क या स्वैप स्टिक भी नहीं बनती थी इस देश में, आज सब कुछ बन रहा है। हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स भी नहीं बनते थे, वो भी बनने लगे। तो 4 महीने में एक मेक इन इंडिया का आविष्कार हुआ और दुनिया के तुलना में हम कम नुकसान में रहे अभी तक। और इसलिए क्योंकि समय पे लॉकडाउन किया, उसका पालन जनता ने मोदी जी के अपील को साथ दिया और इसलिए मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल और एक अच्छा काम कोविड के निमित्त से हुआ है। और उसमें ही आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भी आया कि जिससे समाज के सभी वर्गों को भी मदद मिली और उससे ज्यादा मदद महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे सुधार जो सालों से नहीं हो रहे थे, वो भी खेती से लेकर डिफेंस तक बहुत सारे सुधार इसी पृष्ठभूमि में की गए हैं। प्रकाश जी, इस दौर को लेकर जिस तरह की आपकी आलोचना हो रही है उस पर मैं आगे आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर मैं कहूं कि केंद्र सरकार की एक उपलब्धि, क्योंकि 5 साल बाद तो जनता रिपोर्ट कार्ड देती है, लेकिन 1 साल पूरे होने पे तो सेल्फ असेसमेंट का अधिकार है, तो आप इस 1 साल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं और सरकार का सबसे बड़ा काम किसे मान रहे हैं? सरकार का सबसे बड़ा काम है कि जम्मू कश्मीर का 70 साल से जो एक अलगता पैदा करने वाला, एक अलगवाद पैदा करने वाला जो 370 धारा थी, वो खत्म की। उसके साथ साथ ट्रिपल तलाक खत्म किया और राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ। उसके साथ साथ जो 35A था वो भी खत्म हुआ। तो और बैंकों का विलय हुआ, बोडोलैंड का एग्रीमेंट हुआ, ब्रू रियांग का 3 मिजोरम और त्रिपुरा और भारत सरकार में एग्रीमेंट हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरी शांति बन गई। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां गिनाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो विपक्ष आपकी आलोचना कर रहा है वो ये कह रहा है कि कोरोना के समय में जो आप लोगों ने लॉकडाउन किया, अव्वल पहली जो आलोचना है वो ये है कि सोच समझकर नहीं किया गया, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कहा। अब कई राज्य ऐसा भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो जरूरी ही नहीं है। ऐसा है, कहने वाले को आजादी है लोकतंत्र में कहने की, अपनी राय रखने की, लेकिन वास्तविकता है कि लॉकडाउन न होता तो आज आपके संक्रमण की संख्या 50 लाख होती और बहुत सारा दिक्कत वाला पीरियड होता, ऐसे विशेषज्ञ मानते हैं। हम तो इसमें विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ये सही निर्णय था। दुनिया जिसकी प्रशंसा करती है, हमारे विपक्षी दल इसकी यहाँ आलोचना करती है। ये एक बड़ा व्यंग्यात्मक स्थिति देश में और दुनिया में देखने को मिलती है। दूसरा यह है कि
ये समय पे उपचार किया तब ये कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों किया, अब पूछ रहे कि लॉकडाउन क्यों उठा रहे हैं, यानी लॉकडाउन में ढील क्यों दे रहे हैं। दोनों तरफ से डफली बस्ती है, उसी का ये उदाहरण है। अर्थव्यवस्था को जिस तरह का नुकसान हुआ है, जो पैकेज आप लोगों ने दिया है, आपको लग रहा है कि चूंकि जो क्रिटिसिज्म का एक छोर ये भी कहता है कि प्रवासी मजदूरों को मुमकिन है कि आपको उनके हाथों में पैसे कैश ट्रांसफर के जरिए उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी मुसीबत आज की है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? पहले तो ये बताना जरूरी है कि प्रवासी मजदूरों में से लगभग 90 लाख मजदूर अपने अपने घरों में वापस गए हैं, रेलवे से, बसों से और अपनी व्यवस्था से। तो तीनों तरफ से लोग पहुंचे हैं और 90 लाख लोग आज अपने घरों में पहुंचे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग कि भारत सरकार ने जो दिया पहला पैकेज 1,70,000 करोड़ का, किस किस को क्या दिया, जरा एक मिनट में समझने जैसा है। 80 करोड़ लोगों को 5 महीने के लिए 25 किलो चावल या गेहूं और 5 किलो दाल मुफ्त दिया है, मुफ्त। 10 करोड़ जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है या जो श्रमिक मजदूर है, उनके लिए 10 किलो अनाज और 2 किलो दाल, उसका प्रबंध किया है। उसके बाद 20 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में 500-500 रुपए हर महीने ऐसे जमा किए हैं, 30,000 करोड़ रुपए। उसके साथ साथ 10 करोड़ लगभग 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं और उसके साथ 8 करोड़ घरों में 3-3 गैस सिलेंडर्स यानी 2,000 रुपए का सामान पहुंचा दिया गया है और 3 करोड़ लोगों को 1,000 रुपए दिए गए हैं, दिव्यांग हो, विधवाएं हो या बुजुर्ग हो, और 50 लाख रेवड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए देने की योजना हो गई है और तुरंत मिलने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी रकम है, करेक्ट सहायता है। इससे संबल मिलेगा, गरीब को जीने का आधार मिलेगा। और समाज ने भी क्या बहुत काम किया। अच्छा, समाज ने किसी को भूखा न रहे इसके लिए पूरे प्रयास किए और खुद होके लोग जहां जहां पहुंचना है, यानी रेलवे से जब श्रमिक वापस जा रहे थे तब भी रेलवे स्टेशन पर जहां वो रुकती थी वहां उनको खाना मिले, इसकी समाज भी व्यवस्था करता था। लेकिन अभी जब हम अलग अलग विपक्षी नेताओं से भी बात कर रहे हैं, संजय राउत ने उसमें बड़ी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, कि बहुत सालों से जो कोई नहीं कर पाया उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था आपकी, कोरोना काल की बात नहीं करते हुए, हमेशा की बात करते हुए, आपके पूरे कुल 6 साल का आकलन करते हुए कहा कि जो अर्थव्यवस्था है उसे लेकर आपकी सरकार फेल कर गई। मुझे लगता है हम $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लिया। लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए और वो साध्य भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस गति से निवेश को बढ़ावा देकर यहाँ उत्पादन की प्रकृति शुरू करे और मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया शुरू करे और उसी में से रोजगार का सृजन हो, हर एक क्षेत्र में ऐसे निर्णय किए गए हैं कि जिन निर्णयों के आधार पर ये देश अब एक स्थिर आर्थिक तरक्की के ओर चल पड़ा है, ये वास्तविकता है। इसकी जितनी भी बहस करनी है हम बहस के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ बदल गया है। अगर मैं आपके मंत्रालयों के हिसाब से देखूं तो एक मंत्रालय को तो बड़ी अच्छी खबर मिली लॉकडाउन से, जिस तरीके से सब कुछ सुधरता हुआ नजर आया। और अगर सूचना प्रसारण के हिसाब से देखें तो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल भी बहुत समझ आया कि किस तरीके से जो अहम जानकारी है, सही जानकारी है, वो कितनी जरूरी हो जाती है। तो आने वाले दिनों में आप कोरोना से निकलते हुए क्या चुनौतियां देख रहे हैं इस लिहाज से? देखो, चुनौतियां होना और चुनौतियों का सामना करके उसी में से अवसर ढूंढना, यही तो मनुष्य का काम होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां होगी। जीवन बदल गया, अब हम जिस तरह से पहले व्यवहार करते थे आज नहीं करेंगे।
अभी जिस तरह से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, लेकिन लोग देख रहे हैं जैसे एक मंच पर है, तो ये होता है। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे रास्ते निकलेंगे, लेकिन काम रुका नहीं, हम थके नहीं और काम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। देश के सिवा हमारे मन में कुछ भी नहीं है। नेशन फर्स्ट इज द बीजेपीज आइडेंटिटी। क्या चुनाव लड़ने का तरीका भी बदलेगा? चुनाव लड़ने का तरीका अब तब तक संकट नहीं रहेगा इसका, क्योंकि जल्दी हम भी कामना करें कि जल्दी वैक्सीन मिल जाए, उपाय मिल जाए और हमारा जो ग्राफ है वो भी जल्दी फ्लैट हो जाए। यही दुआ तो लोग मांगेंगे और मांगते हैं, और इसलिए जो प्रयास चल रहे हैं उसका ध्येय भी वही है। लेकिन आज के आंकड़ों को देखकर ये उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि 1,75,000 के करीब अगर संक्रमण का आंकड़ा, हालांकि इसमें एक पॉजिटिव साइड भी हमें देखनी चाहिए कि 80,000 से अधिक लोग ठीक होकर अपने घरों तक वापस आ गए हैं। तो आज जिस तरह से भारत इससे डील कर रहा है और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए कि शायद एक ऐसी भी जिंदगी जिए जहां पर लॉकडाउन 4 के बाद, 5 के बाद, उसके आगे सोचने की जरूरत न हो, हम सामान्य जिंदगी जी पाए? मुझे लगता है आप लॉकडाउन 4 के बाद बहुत सारे जगह सामान्य जीवन जीने लगोगे। केवल जहां बहुत संकट ज्यादा है वहां केवल ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन 3 आंकड़े मैं देता हूं। नंबर 1, जब लॉकडाउन लगा था तो 3 दिन में संख्या दुगनी हो रही थी संक्रमण की, आज 14 दिन में हो रही है, तो ये फर्क आया। दूसरा, 2% केवल लोग जिनको ऑक्सीजन लगेगा या वेंटिलेटर लगेगा ऐसा है, और 2% ही कुल मृत्यु की संख्या या उससे भी बहुत कम है। 1 लाख में कितने मौतें ऐसे अगर देखेंगे तो लोक संख्या के अनुपात में, तो हमारा देश का नंबर बहुत पीछे है, क्योंकि हमारी लोक संख्या 130 करोड़ है, लेकिन उस तुलना में हमारे संक्रमण वगैरह उतने फैले नहीं। और ये सरकार की सावधानी है, सक्रियता है, और आगे चल के मुझे विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों में ये हो सकता है कि कर्व फ्लैट होता दिखाई देगा, तो हम एक सांस राहत की भरेंगे। लॉकडाउन 4 के समय से हमने देखा कि सरकार ने राज्य सरकारों को काफी आजादी दी, उनके जो इनपुट्स थे वो लिए, जोन्स तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास गई, एहतियात अपने अपने हिसाब से सबने दिए। अब जब लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है तो हम अलग अलग बोलियां सुन रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी चाहती हैं कि 8 जून के बाद सारे दफ्तर, चाहे सरकारी हो या निजी हो, पूरे 100% अटेंडेंस के साथ खुल जाएं, या फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या समझें कि क्या हम इस समय आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि वाकई इस तरह की चीजें कही जा सकती हैं कि लॉकडाउन को एक किनारे किया जा सकता है? मैं बता रहा हूं, मैं पुणे से बिलोंग करता हूं और अभी दिल्ली में हूं। दिल्ली में भी संक्रमण की स्थिति ऊपरी बादान में है और पुणे में भी है, लेकिन दोनों जगह लॉकडाउन के रूल्स वहां के स्थानीय प्रशासन ने और राज्य प्रशासन ने अलग अलग रखे हैं। दिल्ली में लगभग सब कुछ चल रहा है, बसों से लेकर और टैक्सी से लेकर, ऑटो से लेकर, और बाकी भी यातायात पूरी चल रही है, सारे दुकानें खुले हैं। वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, तो हर जगह ये संघ राज्य है, तो राज्यों का भी उसमें निर्देश महत्वपूर्ण होता है और स्थानीय प्रशासन भी कहीं कहीं एहतियातन कदम उठाती है। तो ये सब होता है और मुझे लगता है इसकी भी आदत लोगों को हुई है। अच्छा, कुछ जगहों पर जैसे कर्नाटक में जो पूजा स्थल हैं उनको इजाजत दी गई है कि वहां पर लोग आ सकें। अधिकतर जगहों पर अभी इंतजार है लोगों का, क्योंकि कभी इतना ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिनों तक लोगों को भगवान के दर से दूर रहना पड़े। तो मंदिरों को लेकर भी सरकार कुछ एग्जिट प्लान के हिसाब से सोच सकती है? ऐसा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा
चर्चेस, इस पर पाबंदी क्यों आई? क्योंकि मास कांग्रेगेशन होने से संक्रमण अधिक फैल सकता है, इसी अच्छे भाव से ये पाबंदी लगी थी। तो पाबंदी लगी है तो जिंदगी भर थोड़ी न रहेगी, कभी न कभी हटेगी, वहां वहां की परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे समाप्त भी होगी। हाँ, और स्कूलों को लेकर भी वैसी व्यवस्था, क्योंकि दो जगह जो पूरी तरीके से जिनके लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है सबको, बाकी जगह तो थोड़ी थोड़ी ढील देने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बच्चों की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो जा रही है सबको कि स्कूल जब तक खुलेंगे तब तक क्या पूरी व्यवस्था ऐसी रहेगी कि सरकार आश्वस्त कर सके कि हाँ स्कूल जाना है, या ये वर्चुअल लर्निंग अभी लंबे समय तक चल सकती है? नहीं, एक वर्चुअल लर्निंग में एक मुद्दा है कि सबके पास कंप्यूटर नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होता है। तो इसलिए हमने 32 एजुकेशनल चैनल्स फ्री डिश पर टीवी पर शुरू किए हैं, और अनेक दूसरे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स भी वो दे रहे। 12 चैनल्स तो ऐसे किए हैं कि पहली का एक चैनल, दूसरी का एक चैनल, तीसरी का एक चैनल, हर कक्षा का एक चैनल, ताकि लोग टीवी पे देखेंगे। टीवी लगभग बहुत सारे घरों में है, तो या पड़ोसी जाकर देख सकते हैं। तो एक वो कहानी है, और दूसरी तैयारी के लिए जो जायजा लेना था वो भी कंटिन्यूसली लिया जा रहा है, और लोग नए पद्धति को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी नॉर्मल सी आएगी, तब स्कूल भी थोड़ी देर सही लेकिन खुलेंगे, और दुरुस्त खुलेंगे। और प्रकाश जी, फिल्में चूंकि हॉल तो अभी खुल नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत करीब करीब सब बैठकर बड़े पर्दे पर देखते हैं फिल्में, लेकिन उनकी शूटिंग कुछ जगहों पर तो हमने देखा कि बड़ा बिल्कुल अलग अंदाज में अब शूटिंग हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर वहां भी, क्योंकि वो भी तो एक बड़ी इंडस्ट्री ही है। नहीं है, टीवी पे भी इतनी सारी सीरियल्स होती है, ये शूटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने सभी संबंधितों से बात की है, लगभग नए प्रोटोकॉल, नए बंधनों के साथ कैसे व्यवहार करें, इसकी रूपरेखा सभी व्यवसायियों ने तैयार किया है। अब इंतजार है, क्योंकि मुंबई मुख्य सेंटर है, तो मुंबई में, चेन्नई में वहाँ शुरू हो, हैदराबाद में लगभग बहुत ठीक मात्रा में शुरू होने की दिशा में है, लेकिन बाकी जगह होगा जल्दी शुरू। और मुझे विश्वास है मुंबई चेन्नई भी जब पकड़ेंगे तब निश्चित रूप से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल का काम जोर से शुरू होगा। पर्यावरण ने तो राहत की सांस ली, लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था अब समझ में आती है इन कुछ महीनों के अनुभव को देखते हुए कि ये सचमुच जो रिपेयर शुरू हुआ है वो इरिवर्सिबल रहे? क्योंकि जो सांस आजकल जो लोगों के फेफड़ों में जाती है वो कम से कम स्वच्छ तो है, सेहतमंद रखेगी। कोरोना से बस हम अपनी साफ सफाई से दूर रहें। ऐसा है, लोग अगर वाहन का उपयोग छोड़ देंगे, जैसे लॉकडाउन में छोड़ा था, तो हवा साफ ही रहेगी। लोग अगर उद्योगों का उत्पादन ही नहीं लेंगे, यानी उद्योग सारे बंद रहेंगे, तो हवा और पानी साफ ही रहेगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। लेकिन हमने एक सबक लिया है कि जो भी उद्योग या जो भी वाहन जो मर्यादाएं हैं, जो प्रदूषण के या उत्सर्जन के या पानी में बहने के, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसको कड़ाई से दंड करेंगे, और अनेक जगह अगर क्लोजर भी करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि लोगों का अधिकार है कि साफ सुथरी हवा जो नियमों के अनुसार बनती है वो बननी चाहिए, और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जावड़ेकर जी।